टॉपिक है हमारा पाचन की कार्य। तो देखते हैं पाचन की क्रिया विधि, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, अर्थात पाचन क्रिया कैसे होती है, उसकी क्रिया विधि को जानने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन अलग आएगा हमारा, और इसमें पार्ट्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और पार्ट्स में जब हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको चरणों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हम बात करें मानव में पाचन कार्य की यानी क्रिया विधि को 5 चरणों में डिवाइड किया है, या यूं कह सकते हैं कि 5 चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से 5 चरण है? पहला अंतर्ग्रहण, जिसे हम कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा भोजन का पाचन, अवशोषण, नेक्स्ट स्वांगीकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, नेक्स्ट बहिक्षेपण या इसे मल त्यागना भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार 5 चरणों में पाचन की क्रिया विधि पूर्ण होती है। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं अंतर्ग्रहण। इसे हम भोजन का अंतर्ग्रहण भी कह सकते हैं, इंजेशन ऑफ फूड, यानी सीधे शब्दों में भोजन को अंदर लेना ही भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को ग्रहण करना ही भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। राइट, देखिए भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि प्रकृति की। तो मानव सर्वाहारी प्राणी है। कैसा प्राणी है? सर्वाहारी। तो सभी प्रकार से भोजन ले सकता है। तो भोजन कैसे लेगा? अगर हम इसको बात करें तो भोजन को हाथों से पकड़ेगा, अपने दांतों से काटेगा, चबाएगा और उसमें लार को मिलाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाती है। इसे 2 चरणों में हम कह सकते हैं। पहला चरण भोजन को चबाना। तो कृंतक दांतों से भोजन को मुख गुहा में लेते हैं। जो कृंतक दांत हैं हमारे आगे वाले दांत, उनसे हम भोजन को काटते हैं और अंदर लेते हैं। फिर अग्र चरणक और चरणक, जिन्हें प्रीमोलर और मोलर दांत कहते हैं, उनसे क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं, चबाया जाता है। और फिर जीभ द्वारा भोजन में लार मिलाकर उसे अर्ध ठोस बोलस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई बार पूछा गया, बोलस या निवाला, बोलस या निवाला बनाया जाता है। जब बोलस किसे कह रहे हैं? जब भोजन को पीसकर उसमें लार को मिलाकर जब अर्ध ठोस बना दिया जाता है, वो दैट इज बोलस। राइट। दूसरे चरण में क्या हो रहा है? भोजन को निगल दिया जाता है, यानी उसको गटक लिया जाता है। ठीक है। और ये प्रक्रिया हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, किस तरह से ग्रसनी और ग्रास नाल द्वारा भोजन को मुख गुहा से आमाशय में धकेल दिया जाता है। तो यहाँ ये हुआ भोजन का अंतर्ग्रहण। राइट। दूसरा चरण है पाचन, यानी डाइजेशन ऑफ फूड। तो किस प्रकार भोजन का पाचन होगा? अभी हमने भोजन को ग्रहण किया है, अब इसका पाचन कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स, पाचन की जब हम बात करते हैं तो ये जो पाचन की टर्म्स है ये 2 चरणों में यानी 2 प्रकार से हम कह सकते हैं पाचन होता है भोजन का, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन, यानी जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो यांत्रिक पाचन का मतलब है कि इसे भोजन को चबाएंगे, इसमें भोजन को, और क्या करेंगे? पीसेंगे। भोजन को चबाएंगे, क्रैश करेंगे, उसको काटेंगे। राइट। जबकि रासायनिक पाचन में केमिकल द्वारा उसका डाइजेशन करेंगे। केमिकल मीन्स उसमें एंजाइम मिलाएंगे, उसमें हार्मोन्स को मिलाएंगे। तो ये कहलाता है रासायनिक पाचन। तो ये टर्म्स को ध्यान रखना है।
अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि यांत्रिक पाचन से आप क्या समझते हैं, अर्थात भोजन को चबाना और पीसना भोजन का यांत्रिक पाचन, दैट इज यांत्रिक पाचन यानी केमिकल डाइजेशन। जबकि अगर भोजन का रासायनिक पाचन पूछा जाए, भोजन का रासायनिक पाचन, तो उसमें भोजन के अंदर पिसे हुए भोजन में हार्मोन और एंजाइमों द्वारा उसको पचाना रासायनिक पाचन कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं पाचन में। सबसे पहला हम यहाँ भी अलग अलग चरणों में कि भाई मुख गुहा में पाचन कैसे हो रहा है, फिर आमाशय में पाचन कैसे हो रहा है, आंत्र में कैसे हो रहा है, छोटी आंत्र में क्या होगा, बड़ी आंत्र में क्या होगा। तो ये सब हम सारे पॉइंट्स हम पाचन के अंदर पढ़ेंगे कि पाचन में कौन कौन से पार्ट में किस प्रकार से भोजन का पाचन हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे मुख गुहा में पाचन। जो बक्कल कैविटी होती है मुख गुहा में पाचन, क्योंकि सबसे पहले भोजन कहाँ आया, मुख गुहा में। तो जैसे ही भोजन का अंतर ग्रहण किया, भोजन कहाँ आया, मुख गुहा में। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। तो बात करते हैं भोजन में जैसे ही आएगा मुख गुहा में, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे ही भोजन आता है तो मुख में लार आती है, किससे, लार ग्रंथियों द्वारा। ये हमने पढ़ा स्टूडेंट्स पाचन ग्रंथियों में कि लार ग्रंथियां क्या करती है, लार का श्रवण करती हैं और ये जीभ के द्वारा भोजन में मिलाई जाती है। जीभ के द्वारा लार को भोजन में मिला लेंगे और भोजन को लुगदीदार और लसलसा बना दिया जाएगा। लगभग प्रतिदिन की हम बात करें तो 1.5 लीटर के लगभग लार का श्रावण होता है मानव के अंदर। और इसकी जब पीएच की बात करते हैं तो लगभग 6.8 से लेकर 7.2 इसका पीएच होता है, अर्थात हल्का हल्का अम्लीय से हल्का क्षारीय होता है। तो यहाँ जब लार के अंदर जब भोजन लार में मिलाया जा रहा है तो लार में क्या क्वालिटी है, सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है लार स्टार्च का पाचन करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसमें स्टार्च पाचक एंजाइम एमाइलेज होता है जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो टाइलिन और जो एमाइलेज है इसी का नाम है टाइलिन का ही एमाइलेज, जिसे हम अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है जो कि पॉलीसेकेराइड है और इसको माल्टोज व डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित कर देता है। किसमें कर देता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में, जो कि डाइसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं, डाइसेकेराइड। ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है। जो हम भोजन में ले रहे हैं बड़े जटिल अणु, तो बड़े जटिल अणुओं को सरल, छोटे और अवशोषण योग्य तत्वों में तोड़ने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। तो यहाँ जो हम नोट करने की बात है कि जिस तरह से पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है तो वो पहले डाइसेकेराइड में, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, ये मोनोसेकेराइड में चेंज होगा। तो इस प्रकार जिस तरह से बड़े जटिल अणु बने होते हैं उसी प्रकार से उनको सरल तत्वों में पाचन क्रिया द्वारा तोड़ा जाता है। आगे हम देखते हैं बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं लार के अंदर। हमने पढ़ा लार के संगठन में बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, जो मुख की अम्लीयता है उसको उदासीन करेंगे। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करेंगे, जीवाणुओं की भित्ति को नष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर कोई भोजन में बैक्टीरिया अगर आ गया है तो उसको जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं लार में वो नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, मुख गुहा में अर्ध ठोस भोजन बोलस कहलाता है। तो दोबारा से ये पॉइंट आया है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन को क्या कह रहे हैं, बोलस कह रहे हैं। इसकी टर्म्स आगे भी कई बार चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ मुख गुहा में पाचन के बाद अर्ध ठोस भोजन क्या कहला रहा, बोलस, जिसे हिंदी में निवाला भी कहते हैं। बोलस को ग्रहणी व ग्रास नाल से होते हुए आमाशय में धकेला जाता है। बोलस जो है वो ग्रहणी और ग्रास नाल से होता हुआ कहाँ जाएगा, आमाशय में, स्टोमक में जाएगा और स्टोमक में आगे की प्रक्रिया होगी पाचन की। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ग्रहणी और ग्रास नाल में पाचन क्रिया को नहीं बताना है। क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ ग्रहणी और ग्रास नाल में पाचन की क्रिया नहीं होती है, किसी प्रकार के कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट। पूछा जाता है कि ग्रहणी और ग्रास नाल के अंदर डियोडिनम और यहाँ पर ये इसको अपन को ग्रसनी करना है, ग्रसनी, ग्रहणी नहीं ग्रसनी, इसको सही करेंगे स्टूडेंट्स। ये ग्रसनी है, ग्रसनी। ओके, तो ग्रसनी जो है फेरिंग्स, ग्रहणी नहीं ग्रसनी, राइट। ग्रसनी उसके बाद ग्रास नाल, तो ग्रसनी और ग्रास नाल से होते हुए कहा जाएगा आमाशय में जाएगा। और ये ग्रसनी और ग्रास नाल में किसी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती है, कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, राइट। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन क्रिया। आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। आमाशय में जैसे ही फूड आता है तो आमाशय की आंतरिक भित्ति में उपस्थित श्लेष्मा ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। आमाशय की औतिकी में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि आमाशय की आंतरिक औतिकी 4 स्तरों से मिलकर बनी है, सिरोसा, मस्कुलर, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो होती है सबसे आंतरिक परत, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट परत होती है और उसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, सेल्स होती हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित होते हैं। और उन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण है म्यूकोसा, जहां से जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती है, राइट। तो यहां से हम पहला पॉइंट देखते हैं, क्रमांकुंचन जैसे ही क्रमांकुंचन द्वारा जैसे ही बोलस क्या था, जो भोजन मुख गुहा में पचने के बाद एक निवाला बना था, उसे हमने बोलस कहा। तो बोलस जब आमाशय में आता है तो आमाशय की म्यूकोसा में उपस्थित जठर ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं और जठर रस का स्राव करती हैं। अब ये जो जठर रस है वो क्या है, उसका संगठन, ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो इससे पहले हम देखते हैं आमाशय में भोजन जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। ये ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक काफी लंबे समय तक रुकता है और यहाँ पर महत्वपूर्ण पाचन होता है। जठर रस के संगठन की बात करते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ जठर। तो यहां देखिए जठर रस में जल होता है लगभग 99% और HCl लगभग 0.2 से 0.3% होता है। श्लेष्मा, पेप्सिन, प्रोरेनिन, जठर लाइपेज एटसेट्रा। यानी यहाँ जठर रस के अंदर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम जानते हैं इसको, हम रासायनिक रूप से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और इसी के कारण आमाशय के अंदर अत्यधिक अम्लता या एसिडिटी का पाया जाना होता है। और हम जानते हैं, हम एक शब्द पढ़ते हैं जठराग्नि। जठराग्नि, तो स्टूडेंट जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि। तो ये जो जठराग्नि है यही भोजन को पचाने में मदद करती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आमाशय में पाचन किस प्रकार होगा। तो यहाँ हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि जठर रस आमाशय को अत्यधिक अम्लीय, अर्थात इसका जो पीएच की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग 1 से लेकर 2 pH होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है।
अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये जो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं जठर रस के अंदर, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही जठर रस इसमें मिलाया जैसे ही यहाँ पर माध्यम कैसा है, अम्लीय माध्यम है, तो अम्लीय माध्यम क्या कर रहा है, यानी HCl, यहाँ हम देख सकते हैं कि जठर रस और HCl अर्थात जठर रस के अंदर HCl है, ठीक है। तो यहाँ पेप्सिनोजन ये निष्क्रिय अवस्था होती है और ये पेप्सिनोजन इस जठर रस से सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, जो इसकी एक्टिव स्टेज होती है। और पेप्सिन जो है हम सभी जानते हैं एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और यहाँ प्रोटियोज, पेप्टोन्स या हम इसको पेप्टाइड्स कह सकते हैं, तो छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड होता है, हम सभी जानते हैं प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, और इसको प्रोटियोज और पेप्टोन्स अर्थात छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है, ध्यान रखना स्टूडेंट, पेप्सिन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पेप्सिन जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में काम कर रहा है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जब हम आंत्र की बात करेंगे तो आंत्र में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन होगा, जो क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। ओके, नोट करने की बात है, मानव में यहाँ एक नोट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, मानव में दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन अनुपस्थित होता है। मानव में दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित करने वाला एंजाइम अर्थात उसको स्कंदित करके पचाने वाला जो एंजाइम होता है रेनिन, वो अनुपस्थित होता है। यहाँ प्रोरेनिन ये इसकी इनएक्टिव स्टेज है। तो मानव में दूध पाचक एंजाइम जो है वो दुर्बल प्रकृति का भी होता है, यूं कह सकते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पर दुग्ध वसा यानी ट्राई ब्यूटाइरीन, जो कि जठर लाइपेज के द्वारा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। अर्थात यहाँ जो दुग्ध वसा है, जो मिल्क के अंदर फैट होती है, वो ट्राई ब्यूटाइरीन अर्थात ये बड़ा अणु है जो कि डाई ब्यूटाइरीन यानी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, और ये एंजाइम भी दुर्बल होता है। अब यहाँ पर ये हमने देखा कि दूध वसा को भी जठर लाइपेज, जठर मतलब जठर रस के अंदर मिलने वाला लाइपेज, जब हम आंत्र के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये आंत्रीय लाइपेज होगा। यहाँ नाम रखना बड़ा, याद रखना बड़ा आसान है, लाइपेज जो लिपिड अर्थात वसा यानी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। तो यहाँ आमाशय में हमने देखा कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, जबकि दुग्ध वसा को जठर लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम, आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर कि प्रोटीन पाचक एंजाइम आमाशय की भित्ति को क्यों नहीं पचाते हैं, तो इसको समझाना है। तो हमें पता है कि आमाशय की जो दीवार होती है उसकी जो आंतरिक भित्ति है उस पे किसकी लेयर होती है, श्लेष्मा की लेयर होती है, और ये श्लेष्मा इन प्रोटीन पाचक एंजाइमों से बचाती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इतना अत्यधिक अम्लीय होने के कारण भी आमाशय की जो भित्ति है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। तो बात समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है नोट करने का वो है आमाशय में पाचन के बाद भोजन पतली लेही समान पदार्थ कायम बनाता है।
यानी आमाशय के अंदर स्टमक में पाचन के बाद भोजन को हम क्या नाम देंगे? काइम, CHYME, CHYME। इसी तरह हमने बोलस नाम दिया था मुख गुहा में भोजन को पचने के बाद। अब आमाशय में भोजन पचने के बाद क्या कहला रहा है? काइम। ओके, नेक्स्ट यहां से हम चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा एक और यहां पर बन रहा है। जब जठर रस का हमने संगठन देखा तो यहां से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जठर रस या HCl के कार्य आपसे पूछेंगे कि इसके कार्य बताइए। तो क्या है? सबसे पहला कार्य हम लिखेंगे आमाशय का pH 1.5 से लेकर 1.8 अर्थात बहुत ज्यादा अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय करता है। नेक्स्ट, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। प्रोरेनिन जो निष्क्रिय स्टेज है उसको सक्रिय रेनिन में बदलता है। टाइलिन जो कि लार के अंदर पाए जाने वाला स्टार पाचक एंजाइम जो था उसको निष्क्रिय बना देता है ताकि टाइलिन का जो प्रभाव है वो निष्क्रिय हो जाए। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया आ जाता है तो अत्यधिक HCl के कारण वो नष्ट हो जाता है। लास्ट है भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये हमारा जठर रस के कार्य और HCl के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे आंत्र में पाचन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंत्र में पाचन। आमाशय के पाचन के बाद जैसे ही आमाशय में पाचन हो जाता है तो आमाशय में पचित भोजन को हमने नाम दिया था काइम। और काइम में जैसे ही आमाशय के निचले भाग में उपस्थित पाइलोरिक कपाट खुलने से आंत्र में पहुंचता है तो सबसे पहले आंत्र के ग्रहणी भाग में पहुंचता है। ग्रहणी में जैसे ही काइम आता है, ग्रहणी में जैसे ही काइम आता है तो ग्रहणी की जो दीवार है वहां पर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम एंटेरोकाइनेज, पैंक्रियोजाइमिन, सिक्रेटिन आदि एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपित करते हैं। किसको उद्दीपित करते हैं? एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियाज यानी अग्नाशय को अग्नाशय से अग्नाशय रस छोड़ने के लिए, स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक इसी प्रकार पित्ताशय से पित्तरस आएगा। तो ये दोनों हमने देखा कि जो पित्तरस है वो पित्ताशय से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से, और अग्नाशय से अग्नाशय रस, और दोनों आकर ओडाई की अवरोधनी में ग्रहणी में आकर खुलते हैं। और जैसे ही ग्रहणी में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पित्तरस चूंकि क्षारीय प्रकृति का होता है तो ये भोजन का माध्यम अम्लीय से क्षारीय बना देता है और यहाँ पर पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है और जितने भी निष्क्रिय एंजाइम हैं सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ग्रहणी में पाचन। तो यहाँ हम पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो बताया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन जो आएगा तो हमें इतना ही लिखना है जो आपको मैंने
यहाँ बोर्ड पर बताया है। समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डिस्कशन हम कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम में अपेयर होंगे या हो रहे हैं उनके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को हर जगह आपको बता रहे हैं कि यहाँ आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे गौर करना है। तो ये चीज यानी बड़े स्तर पर देखें तो बहुत ही विस्तृत जाती है, लेकिन हमें बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं और कम समय में लाने हैं। कम लिखने के बाद ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, हमें ये रणनीति अपनानी है। और स्टूडेंट्स, हमने कहा है आपको कि हम आपको लक्ष्य भेदना सिखा सकते हैं। भेदना आपको है, एग्जाम आपको देना, इसलिए आप हर चीज को बड़े ध्यान से सुने, समझें। वीडियो हो सकता है आपको क्लियरिटी में कोई दिक्कत आती हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं एकदम आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है, ग्रहणी में कायम के आने पर इसमें पित्त रस मिलता है, यानी पित्त रस को मिलाया जाता है। जैसे ही ग्रहणी में यहाँ से आमाशय से भोजन आएगा, ग्रहणी में तो क्या मिलाया जाएगा, पित्ताशय से पित्त रस आएगा और अग्नाशय से अग्नाशयी रस। तो जैसे ही पित्त रस मिलाया जाएगा, तो पित्त रस की हम बात करें तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि पित्त रस का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो हम बात करें तो पित्त रस क्या है, एक हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। ध्यान रखना, क्षारीय, कैसी प्रकृति है इसकी, क्षारीय। तो पित्त रस जो है हरे रंग का होता है, क्षारीय प्रकृति का द्रव है और पित्ताशय में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में हम जानते हैं बाइल जूस कहाँ स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में। तो पित्त रस जो है वो उसके अंदर और क्या होता है, पित्त लवण होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं। और पित्त वर्णक में ध्यान रखना है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन दो वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक, जो कि आरबीसी के अपघटन से बनते हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में जब यकृत के अंदर हमने पूरी औतिकी पढ़ी थी तो वहां आपको बताया था कि कुप्फर कोशिकाएं भक्षण करती हैं, साथ में वहां आरबीसी का अपघटन भी होता है और उसके अपघटन से ही ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक बनते हैं, जो कि पित्त वर्णक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पित्त लवण। पित्त लवण और इनमें होता है लेसिथिन अणु। तो पित्त लवण और लेसिथिन अणु हम जानते हैं प्राकृतिक अपमार्जक की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, प्राकृतिक अपमार्जक। और अपमार्जक हम जानते हैं स्टूडेंट्स एक डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपने कपड़ों की धुलाई डिटर्जेंट से किस प्रकार होती है उसमें पढ़ा होगा। तो जो पित्त लवण के अणु होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो हेड होता है वो जल रागी होता है, जो कि ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और जो पूंछ होती है वो अध्रुवीय और वसा में घुलनशील होती है, राइट। तो यहाँ दो भाग हैं। एक अणु की अगर हम बात करें पित्त अणु की, तो यहाँ उसमें जल रागी ध्रुवीय साइड होती है, जल में घुलनशील होती है। दूसरी वसा में घुलनशील परत होती है, टेल होती है, इसकी पूंछ होती है। तो जब ये वसा को पकड़ते हैं या उसको घेरते हैं चारों ओर से, तो ये वसा है हम जानते हैं, और ये पित्त लवण है चारों ओर से घेरे हुए इसको। तो किस प्रकार घेर रहे हैं, वसा में घुलनशील भाग जो है वो वसा की तरफ है, जबकि बाहर वाला जो है जल की तरफ और प्रोटीन की तरफ होता है। तो ये मिश्रित अणु बनता है। ये आपने भली भांति पहले की क्लासेज में पढ़ा होगा। जल से
अपमार्जक से जब हम कपड़ों की धुलाई करते हैं तो जस्ट यही संरचना जिसे मिशेल अणु कहते हैं, आगे भी हम इसे पढ़ेंगे जब हम आगे इलियम में पाचन अवशोषण पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आई। तो ये क्या करता है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पित्त लवण में लेसिथिन अणु प्राकृतिक अपमार्जक हैं, और ये प्राकृतिक अपमार्जक की तरह काम करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वसा के पृष्ठ तनाव को कम करेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, ये गोलियों में छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ देंगे, और इस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने की क्रिया को ही, पृष्ठ तनाव को कम करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को ही पायसीकरण इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ से परिभाषा आपसे पूछेगा कि वसा का पायसीकरण क्या होता है, कई बार पूछा गया है। तो वसा के पायसीकरण से आप क्या समझते हैं कि वसा के पृष्ठ तनाव को पित्त रस या पित्त लवणों के द्वारा उसके पृष्ठ तनाव को कम करके छोटे छोटे टुकड़ों में, गोलियों में तोड़ने की क्रिया को वसा का पायसीकरण कहते हैं, जिससे उसमें एंजाइम तेजी से क्रिया कर सकें और वो आसानी से पचित हो सके। राइट, तो आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं हम इस समीकरण के माध्यम से पायसीकरण को समझ सकते हैं कि वसा है, फैट है, उसको पित्त रस के द्वारा क्रिया करके क्या कर दिया जाएगा, पायसीकृत वसा बना दिया जाएगा। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, पायसीकृत वसा। इमल्सिफिकेशन के बाद जो वसा बन रही है, तो ये निश्चित रूप से छोटी छोटी गोलियों में टूट गई है। अब इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम जल्दी पाचन करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाई पायसीकरण। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए हमारे पास नमक की मोटी डली है या हमारे पास मिश्री की मोटी डली है, जब हम उसको पानी में घोलते हैं, उस पर पानी डालते हैं, तो वो घुलने में समय लेती है। अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दें तो उसका जो है सरफेस कम, मतलब उसकी जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो जल्दी घुलेगी। तो चीनी जल्दी घुलती है, ना कि मिश्री। ठीक है, तो यहाँ आगे हम चलते हैं तो समझ में आ गया होगा। पित्त लवण भोजन का माध्यम क्षारीय करते हैं। तो ये बात हमने अभी कही कि पित्त लवण या पित्त रस क्या करेगा, भोजन का, पित्त लवण, पित्त रस में क्या है, पित्त लवण है, भोजन का माध्यम क्षारीय करते हैं। जबकि अग्नाशय रस, जो अग्नाशय रस है, अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आएगा वो क्या करेगा, उसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम, ध्यान रखना, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एवं इलेस्टेज होते हैं। तो यहाँ चूंकि ये निष्क्रिय अवस्था में ही होते हैं, जिस तरह से हमने आमाशय में लिया था, इसी तरह से ग्रहणी में भी ये काइमोट्रिप्सिन जो है निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलेस्टेज और ट्रिप्सिन ये निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं। इनको सक्रिय बनाया जाता है। तो सक्रिय कब होगा, जैसे ही देखिए यहाँ एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो कि ग्रहणी की दीवार से स्रावित होता है। किससे स्रावित हो रहा है, ग्रहणी की दीवार से। तो ग्रहणी की जो दीवार है उससे स्रावित होगा। तो ये ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन किसमें होता है, अग्नाशय रस में। तो ये निष्क्रिय फॉर्म में है, तो सक्रिय फॉर्म ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं, काइमोट्रिप्सिन ये भी निष्क्रिय फॉर्म है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये भी निष्क्रिय फॉर्म है, प्रो इलेस्टेज ये भी निष्क्रिय अवस्था है। और इन सबको सक्रिय बनाएगा कौन, आगे चलकर जो ट्रिप्सिन है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इन सभी हार्मोन्स को, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो इलेस्टेज को निष्क्रिय से सक्रिय बना देते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन को
काइमोट्रिप्सिन में प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, प्रो इलेस्टेज को इलेस्टेज में यानी सक्रिय फॉर्म में बदल देते हैं, क्योंकि ये एंजाइम आगे चल के प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो यहाँ हम आगे देखते हैं अगले स्टेप में ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोटियोल्स और पेप्टोन्स, क्योंकि ये हम पहले उसमें पॉलीपेप्टाइड से यानी आगे हम तोड़ चुके हैं, प्रोटियोल्स और पेप्टोन्स यानी आंशिक पाचन आमाशय में हो चुका है, उसी से आगे क्या करेंगे ये जो ट्रिप्सिन हार्मोन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये क्या करेंगे, ये छोटे पेप्टाइड्स में बदल देंगे यानी ट्राई और डाई पेप्टाइड्स में बदल देंगे। जो पॉलीपेप्टाइड है उसको क्या करेंगे, ट्राई और डाई पेप्टाइड्स में बदल देंगे यानी छोटे पेप्टाइड्स में बदल देंगे। और यहाँ एक नोट करने की बात जो है वो ये है कि यहाँ इलास्टेज जो एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतु यानी जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें इलास्टिन के तंतु होते हैं, उनका पाचन कौन करेगा, ये इलास्टेज एंजाइम करेगा। तो नाम से इलास्टेज इलास्टिन तंतुओं का पाचन करेगा। ओके, और यहाँ पायसीकृत जो वसा है, जो अभी हमने बात की पायसीकृत वसा, इसका डाइजेशन आंत्रीय लाइपेज जो कि क्षारीय माध्यम में काम करता है, क्योंकि हमने यहाँ कहा कि देखो ये pH 7 और लगभग 7 से ऊपर चला जाता है तो क्षारीय माध्यम हो जाता है, और ये आंत्रीय लाइपेज जो है वो क्षारीय माध्यम में काम करता है और पायसीकृत वसा यानी फैट का पाचन करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, हमने आमाशय में जब हमने बात की तो जो वसा है उसका पाचन किसने किया था, जो दूध वसा थी उसका पाचन किया था जठरीय लाइपेज ने। ध्यान रखना, जठरीय लाइपेज ने, जबकि और वो जठरीय लाइपेज वसा का पाचन कर रहा था अम्लीय माध्यम में, क्योंकि जठर रस अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है, जबकि यहाँ क्षारीय माध्यम में ये काम हो रहा है। इसी तरह ठीक ध्यान रखना कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्षारीय माध्यम में ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में पेप्सिन होता है। आमाशय में अम्लीय माध्यम में पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, जबकि आंत्र में क्षारीय माध्यम में कौन सा एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन करेगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो मैं समझता हूँ कि ये पाचन की क्रिया यहाँ से आंत्र में जो हम पहला जो पार्ट है गृहिणी में जो पाचन है वो यहाँ तक हम समझ सकते हैं। और जब गृहिणी में पाचन हो जाता है तो भोजन अगले उसमें कहाँ जाएगा, इलियम में जाता है। गृहिणी के बाद भोजन कहाँ जाता है, इलियम में। तो इलियम में जो भोजन, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इलियम में जो पाचन होगा उसको हम आगे लेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा अपना, और वो क्वेश्चन क्या है, इसको स्टूडेंट आपको खुद करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपका यहाँ पर पित्त रस के कार्य, पित्त रस के कार्य लिखो। तो क्वेश्चन आपका बनेगा पित्त रस के कार्य लिखो। तो ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़े थे कि जठर रस के कार्य और जठर रस में HCl, ऐसे ही यहाँ पित्त लवण और पित्त रस के कार्य अपने आप में एक ही बात है। तो पित्त रस के कार्य जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको सारा बताया कि पित्त रस क्या करता है। सबसे पहले भोजन का माध्यम क्या करेगा, अम्लीय से क्षारीय कर देगा, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। नेक्स्ट बात क्या करेगा, इसमें पित्त लवण होते हैं जो क्या करेंगे, जो एक अपमार्जक की तरह काम करेंगे और वसा का जो है क्या करेंगे, पृष्ठ तनाव कम करके वसा का पायसीकरण करेंगे। तो पित्त रस का जो है काम भोजन का माध्यम अम्लीय से क्षारीय करना, वसा के पृष्ठ तनाव को कम कर उसका पायसीकरण करना, और जो है अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करना। ये प्रमुख कार्य पित्त रस के होते हैं और ये आपको अपनी कॉपी में स्वयं करने हैं अपनी बुक की हेल्प की सहायता से। इसके अलावा कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कृपया जो है अपने उस पे कमेंट लिख सकते हैं या
फोन करके आप पूछ सकते हैं। अभी पिछले उसमें एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर वीडियो जो है क्लियर नहीं आ रही है। तो बेटे वीडियो जो है क्या होता है कि कई बार जो है क्वालिटी में फर्क हो जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट प्रोवाइड कराने की, और आप भी अपना पूरा प्रयास करेंगे तो अपना जो है ये लॉग डायमंड का जो समय है वो सदुपयोग होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट